नमस्कार साथियों, कल्याणी आईएएस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने पौधों में परिसंचरण या परिवहन को बहुत ही अच्छे से पढ़ा एवं समझा था। इस लेक्चर में हम कंकाल तंत्र को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे एवं समझेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, पृथ्वी पर पाए जाने वाले बहुकोशिकीय जंतुओं, विशेषकर कशेरुकी जंतुओं जिनको वर्टेब्रल एनिमल्स कहते हैं, या कॉर्डेटा संघ के जंतुओं, कॉर्डेटा फाइलम के जंतुओं में गति के लिए साथ ही साथ उनके शारीरिक आकार की स्थायित्व के लिए अस्थियों एवं उपास्थियों का एक ढांचा होता है और उस ढांचे को ही कंकाल कहा जाता है। तो इस तरीके से अगर 3 नंबर में परिभाषा पूछी जाए तो हम सीधा कह सकते हैं कि बहुकोशिकीय जीवों, राइट, बहुकोशिकीय जीवों विशेषकर कशेरुकी जंतुओं साथ ही साथ कॉर्डेटा संघ के जंतुओं में गति करने के लिए तथा उनके शरीर के स्थायित्व, उनके शरीर के आकार को स्थायित्व प्रदान करने के लिए अस्थियों एवं उपास्थियों का एक ढांचा होता है, जिसे ही क्या कहते हैं, कंकाल कहते हैं। और जितने भी कशेरुकी प्राणी होते हैं उनमें कंकाल का पाया जाना उनकी प्रमुख क्या होती है, विशेषता होती है। और कशेरुकी प्राणियों में कंकाल का पाया जाना उनकी प्रमुख विशेषता है, जो कि उन्हें शारीरिक गति करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस तरीके से कंकाल तंत्र की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि वह शारीरिक गति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब हम यहाँ पर जो है कंकाल तंत्र की परिभाषा भी देख लेते हैं। तो कंकाल तंत्र की सीधी सी परिभाषा हो जाएगी, शरीर का अस्थियों एवं उप अस्थियों से उपस्थियों का ढांचा बनाने वाले अंग समूह को ही कंकाल तंत्र कहते हैं। तो शरीर का अस्थियों एवं उपास्थियों का ढांचा बनाने वाले अंग समूह को ही क्या कहा जाता है, कंकाल तंत्र कहा जाता है। क्लियर। अब हम यहाँ पर जो है कंकाल तंत्र के प्रकार समझते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है कि कंकाल तंत्र क्या होता है, यह कितने प्रकार का होता है। तो हम यहाँ पर कंकाल तंत्र के प्रकार के समझते हैं। तो देखिए, जो कंकाल तंत्र है या स्केलेटल सिस्टम है, ये 2 प्रकार का होता है और ये जो प्रकार है ये इसकी शरीर में उपस्थिति के आधार पर है। अर्थात शरीर में ये कंकाल तंत्र कहाँ पाया जाता है या कहाँ उपस्थित होता है, इसके आधार पर शरीर में 2 प्रकार का कंकाल तंत्र पाया जाता है। तो शरीर में उपस्थिति के आधार पर कंकाल तंत्र 2 प्रकार का हो जाएगा, राइट। एक हो जाएगा वाह कंकाल तंत्र और दूसरा हो जाएगा अंतः कंकाल तंत्र। तो सबसे पहले हम यहाँ पर समझते हैं वाह कंकाल तंत्र। तो इसका नाम ही लिखा है एक्सो, राइट, एक्सो, या क्या लिखा है, वाह लिखा है। अर्थात ये शरीर के बाहरी सतह पर पाया जाता है। तो सीधी सी बात है, शरीर की बाहरी सतह पर पाए जाने वाले कंकाल को ही क्या कहा जाता है, वाह कंकाल कहा जाता है। तो इसका नाम ही है वाह कंकाल। तो बिल्कुल सीधी सी परिभाषा है कि जीवधारियों के शरीर की बाहरी सतह पर पाए जाने वाले कंकाल को ही वाह कंकाल या एक्सोस्केलेटन कहा जाता है। और वाह कंकाल में वाल सम्मिलित होते हैं और नाखून सम्मिलित होते हैं। तो जो वाह कंकाल है वो जंतु में पाए जाने वाले नाखूनों से एवं बालों से मिलकर बना हुआ होता है, राइट। अब अगर हम देखें तो नाखून का जो अगला सिरा होता है, जो कि अगला सिरा होता है, एवं बालों का भी जो अगला सिरा होता है वो मृत कोशिकाओं से बना होता है। इसलिए जब बालों को काटा जाता है या नाखूनों को काटा जाता है, नाखूनों का अगर आप अगला भाग काटेंगे तो तकलीफ नहीं होगी क्योंकि वो मृत कोशिकाओं का बना होता है। परंतु यदि आप अंदरूनी भाग जो है जहाँ पर जीवित कोशिकाएं होती हैं, अगर वो अगर जैसे नाखून काटते समय कट जाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा, दर्द होगा। तो नाखून का जो अगला हिस्सा है वो मृत कोशिकाओं से बना होता है। यही कारण है कि ना तो उनमें रक्त संचय होता है और ना ही उनको काटने पर तकलीफ होती है। तो ये हो जाएगा पहला, शरीर की बाहरी सतह पर पाए जाने वाला कंकाल वह कंकाल हो जाएगा और वह कंकाल वालों एवं नाखूनों से मिलकर बना हुआ होता है। दूसरा हो जाएगा अंतः कंकाल। तो शरीर के अंदर पाए जाने वाले कंकाल को ही अंतः कंकाल कहते हैं। तो शरीर के अंदर पाए जाने वाले कंकाल को क्या कहा जाता है, अंतः कंकाल कहा जाता है। और इसमें शरीर का
भीतरी जो अस्थि पंजर होता है वो सम्मिलित होता है। तो शरीर के अंदर पाए जाने वाला अस्थि पंजर या शरीर के अंदर पाए जाने वाले कंकाल तंत्र को ही अंतः कंकाल या इंडोस्केलेटल सिस्टम कहा जाता है। राइट, इंडोस्केलेटल सिस्टम कहा जाता है। और ये जो अंतः कंकाल होता है ये अस्थियों एवं उपस्थियों का बना होता है। क्लियर, जो वह कंकाल होता है वह है किसका, वाल का और नाखून, वाल और नाखून से मिलकर बनता है। और जो अंतः कंकाल होता है वो अस्थि एवं उपस्थियों का बना हुआ होता है। और जो अस्थियां एवं उपास्थियां हैं ये हमारे शरीर के एक विशेष क्या होते हैं, संयोजी ऊतक होते हैं। राइट, तो ये हमारे शरीर के विशेष संयोजी ऊतक होते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर कंकाल तंत्र के दोनों प्रकारों को पढ़ लिया है। कंकाल तंत्र का पहला प्रकार हो जाएगा वह कंकाल तंत्र जो कि बाल एवं नाखून से बनता है। दूसरा हो जाएगा अंतः कंकाल जो कि अंतः कंकाल तंत्र जो कि शरीर के अंदर होता है, अस्थियों एवं उपास्थियों का बना हुआ होता है। अब हम यहाँ पर जो है कंकाल तंत्र के कार्यों को समझेंगे। राइट, ये भी मुख्य परीक्षा में 5 नंबर में पूछा जा सकता है कि कंकाल तंत्र के कार्यों को लिखिए। ये या फिर जंतुओं के शरीर में कंकाल तंत्र का महत्व क्या होता है, या फिर जीवों के लिए कंकाल तंत्र क्यों अनिवार्य है, या कंकाल तंत्र की क्या उपयोगिता होती है। इस तरीके के कई प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो हम यहाँ पर कंकाल तंत्र के कार्य या कंकाल तंत्र के महत्व को निम्न बिंदुओं से समझते हैं। सबसे पहला तो यही हो जाएगा कि कंकाल तंत्र जंतुओं को एक निश्चित शारीरिक आकार एवं आकृति प्रदान करता है। तो ये निश्चित आकार एवं निश्चित आकृति प्रदान करता है। राइट, अगर हमारे शरीर से हम अस्थियों और उपास्थियों को निकाल दें तो मांसपेशियां और कोशिकाएं बचेंगी, और जिसकी अस्थियों एवं उपास्थियों की अनुपस्थिति में हो सकता है जीवों का जो शरीर है, शरीर का आकार निश्चित ना हो। तो कंकाल तंत्र की सबसे पहली विशेषता यही है कि कंकाल तंत्र शरीर को एक निश्चित आकार एवं आकृति प्रदान करता है। साथ ही साथ यह शरीर को सहारा प्रदान करता है। क्लियर, और इसी सहारे की मदद से ही जो जीव जंतु हैं वो गति कर पाते हैं। तीसरा, हमारे शरीर में कई कोमल अंग पाए जाते हैं। जैसे बात करते हैं अगर हम मनुष्यों की, तो मनुष्य के शरीर में भी हमने देखा था कि मनुष्य के शरीर में अनुमानित 79 जो है ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जिसमें से कुछ ऑर्गन्स इतने महत्वपूर्ण हैं कि अगर वो किसी भी तरीके से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं तो उससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। जैसे हृदय हो जाएगा, राइट, फेफड़े हो जाएंगे। अब अगर थोड़ी सी भी अगर किसी भी वजह से इनमें चोट लग जाती है तो उससे व्यक्ति का जो जीवन है वो संकट में आ सकता है। इसीलिए शरीर में पाए जाने वाले कोमल अंगों की जो सुरक्षा में भी कंकाल तंत्र की बहुत ही अधिक महत्व होता है। राइट, तो शरीर के कोमल अंगों को बाहरी आघातों से जो है हमारा कंकाल तंत्र ही बचाता है। तो शरीर के कोमल अंग जैसे हृदय हो जाएगा, राइट, लंग्स हो जाएंगे, उनको बाहरी आघातों से जो है कंकाल तंत्र ही बचाता है। साथ ही साथ ये कशेरुकी जितने भी प्राणी होते हैं उनका शारीरिक ढांचा भी बनाता है। अगर जो है अस्थियां, अगर किसी भी जैसे जीव जंतु की मृत्यु हो जाती तो अगर आप देखें तो उसकी अस्थियों से हम अनुमान लगा सकते हैं कि उस जंतु का शारीरिक ढांचा कैसा होगा। राइट, तो कंकाल तंत्र शरीर को सहारा प्रदान करता है, शारीरिक ढांचा उपलब्ध कराता है, शरीर के कोमल अंगों को वह आघातों से बचाता है। और सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि कंकाल तंत्र के कारण ही प्राणियों में प्रचलन या लोकोमोशन में क्या होती है, सुगमता होती है। अर्थात कंकाल तंत्र कशेरुकी प्राणियों की गति के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। साथ ही साथ जो कंकाल तंत्र है वो मांसपेशियों को जोड़ने के लिए भी उपयुक्त स्थान मौजूद कराता है। क्लियर, इसके अलावा
जो कंकाल तंत्र होता है, कंकाल तंत्र की जो मज्जा गुहा होती है, मज्जा गुहा क्या होती है समझिए। देखिए जो मोटी एवं हमने देखा था कि जो मोटी एवं लंबी अस्थियां होती हैं वो अंदर से क्या होती हैं, खोखली होती हैं, और इस खोखले भाग को ही क्या कहा जाता है, मज्जा गुहा कहा जाता है। तो कंकाल तंत्र जो कि अस्थियों का बना हुआ होता है, और जो लंबी और मोटी अस्थियां होती हैं वो अंदर से खोखली होती हैं, और इसी खोखली को ही क्या कहा जाता है, मज्जा गुहा कहा जाता है। और इसी मज्जा गुहा जो है ये वसा एकत्रण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो जंतुओं के शरीर में वसा को एकत्रित करने में जो मज्जा गुहा है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस तरीके से भी जो है कंकाल तंत्र जीवों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ ही साथ जो मज्जा गुहा होती है इसी में अस्थि मज्जा पाई जाती है, और अस्थि मज्जा में ही जो आरबीसी है या डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। साथ ही साथ जो कर्ण अस्थियां होती हैं या हमारे जो कर्ण हैं, कर्णों में पाई जाने वाली जो अस्थियां होती हैं वो ध्वनि कंपनों को आंतरिक कर्ण तक पहुंचाने का जो है सहायता करती हैं। हमारा जो वाह कर्ण होता है ये है, लेकिन जैसे जो ध्वनि कंपन होते हैं तो ये हमारे कानों में पाई जाने वाली अस्थियां भी उसको आंतरिक कान तक पहुंचाती हैं, जिससे हमें ध्वनि का संवेदन प्राप्त होता है। साथ ही साथ जो जितना भी जीवित कंकाल होता है, अगर कोई जीव जंतु जीवित है तो उसकी मज्जा गुहा में ही क्या पाई जाती, अस्थि मज्जा पाई जाती है, और अस्थि मज्जा में ही लाल रुधिर जो कणिकाएं हैं उनका क्या होता है, निर्माण होता है। और लाल रुधिर कणिकाएं हमारे शरीर के लिए कितनी महत्वपूर्ण है इसको हम पहले ही बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। साथ ही साथ जो कंकाल है वो अस्थियों का बना होता है, और अस्थियां कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती हैं। इस तरीके से हमारे कंकाल में कैल्शियम एवं फॉस्फेट क्या रहता है, संचित रहता है, जो कि महत्वपूर्ण क्या है, खनिज पदार्थ है जिनकी जरूरत जंतुओं को होती है। अर्थात जो संचित कैल्शियम एवं फॉस्फेट होता है ये आवश्यकता पड़ने पर शरीर को उपलब्ध कराया जा सकता है। तो ये इतने जो है कंकाल तंत्र की प्रमुख क्या होती हैं, विशेषताएं हैं, या यही क्या है कंकाल तंत्र के महत्व है। क्लियर। अब हम चूंकि देखते हैं यहाँ पर अस्थियों के बारे में पढ़ते हैं, तो कंकाल तंत्र अस्थियों से मिलकर बना हुआ होता है, तो हम यहाँ पर अस्थियों के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। राइट। इसके साथ ही मैं बता दूं कि जब हमने जंतु ऊतक पढ़े थे तो उसमें मैंने आपको अस्थियों के बारे में एवं उपास्थियों के बारे में भी बहुत अच्छे से समझा दिया था। तो अस्थियां के बारे में अगर हम देखें तो मानव कंकाल में या ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम में 206 अस्थियां होती हैं या हड्डियां होती हैं। तो एक वयस्क मनुष्य के कंकाल में 300 हड्डियां होती हैं। वहीं जन्म के समय पर लगभग कितनी हड्डियां होती हैं, 300 हड्डियां होती हैं। तो जन्म के समय पर 300 हड्डियां होती हैं, जो कि विकास की अवस्था के दौरान कई हड्डियां आपस में जुड़कर मोटी हड्डियों के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। इसी वजह से वयस्क अवस्था में 206 हड्डियां बचती हैं। तो जन्म के समय शिशुओं में 300 हड्डियां होती हैं जो कि आपस में जुड़कर मजबूत हड्डियों में परिवर्तित हो जाती हैं, और इसीलिए वयस्क मनुष्य में जो है 206 हड्डियां होती हैं। जो हड्डियां हैं वो कैल्शियम फॉस्फेट की बनी हुई होती हैं। अर्थात कैल्शियम जो फॉस्फेट है वो अस्थियों का एक महत्वपूर्ण अवयव होता है, और हड्डियों में जो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है वो कैल्शियम फॉस्फेट ही होता है। तो हड्डियां जो हैं वो कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती हैं, और चूंकि मैंने बताया था कि जो फॉस्फेट है वो अत्यधिक ज्वलनशील होता है। यही कारण है कि मानव जो शरीर है उसमें आग लगने का कारण क्या है, फॉस्फेट का पाया जाना। चूंकि मानव शरीर में कंकाल तंत्र पाया जाता है जो कि हड्डियों से बना होता है, हड्डियां बनी हुई होती हैं कैल्शियम फॉस्फेट की, और जैसे ही हम आग के संपर्क में आते हैं इस फॉस्फेट के कारण ही हमारे शरीर में आग लग जाती है। और ये जो कैल्शियम फॉस्फेट है ये मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। कैल्शियम फॉस्फेट के अलावा
कैल्शियम फॉस्फेट के अलावा जो हड्डियां हैं उनमें कोलेजन प्रोटीन भी होता है, और कोलेजन प्रोटीन हड्डियों का 33% अवयव होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि अस्थियों का जो निर्माणकारी अवयव है वो 1/3 क्या होता है, कोलेजन प्रोटीन ही होता है, और ये कोलेजन प्रोटीन ही हड्डियों को मजबूती एवं लचक प्रदान करता है। जैसे जैसे हमारे शरीर में जैसे जैसे आयु बढ़ती है वैसे वैसे कोलेजन जो प्रोटीन है इसका उत्पादन भी घटता जाता है। यही कारण है कि जैसे जैसे आयु बढ़ेगी कोलेजन प्रोटीन का जो है निर्माण घटता चला जाएगा, और हमारी जो अस्थियां हैं उनकी लचकता जो है वो या मुलायमता जो है वो कम होती चली जाएगी। यही कारण है कि छोटे बच्चे 10 फीट से भी कूद जाते हैं तो उनके पैरों में मोच नहीं आती है, ना ही फ्रैक्चर होता है। वहीं अगर कोई 40 साल का व्यक्ति अगर 5 फीट से भी कूद जाए तो उसकी हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है। और वहीं अगर हम बुजुर्ग अवस्था तक की बात करें तो 60-70 वर्ष की आयु में तो ये जो कोलेजन प्रोटीन है इसका उत्पादन बहुत ही कम हो जाता है। यही कारण है कि वृद्ध अवस्था में जो हड्डियां हैं वो अधिक क्या होती हैं, भंगुर हो जाती हैं। यही कारण है कि अगर बुजुर्ग अवस्था में कोई व्यक्ति कुर्सी पर बैठ रहा है और कुर्सी पर ना बैठकर जमीन पर गिर जाए तो उतने से में भी जो है हड्डियां उनमें क्रैक आ सकते हैं, राइट। तो अस्थियां एक तो कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर बनी होती हैं जो कि सर्वाधिक मात्रा में हड्डियों में पाया जाता है। इसके साथ ही कोलेजन प्रोटीन भी पाया जाता है जिससे हड्डियां मुलायम, नाजुक या लचीली होती हैं। और उम्र बढ़ने के साथ में जब कोलेजन प्रोटीन कम होता है तो उसी की वजह से जो हड्डियां हैं वो क्या होती हैं, भंगुर हो जाती हैं। वहीं जो मोटी एवं लंबी अस्थियां होती हैं, राइट, तो जो मोटी एवं लंबी अस्थियां होती हैं वो अंदर से क्या होती हैं, खोखली होती हैं, और उनके बीच में ही जो खोखली भाग होता है उसको ही क्या कहते हैं, खोखली गुहा कहते हैं। तो लंबी एवं मोटी अस्थियों के बीच में एक खोखली गुहा भी पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं, मज्जा गुहा कहते हैं या मैरो कैविटी कहते हैं। और इसी मज्जा गुहा में एक तरल पदार्थ उपस्थित होता है जिसे अस्थि मज्जा या क्या कहा जाता है, बोन मैरो ही कहा जाता है। और बोन मैरो में ही आरबीसी का क्या होता है, निर्माण होता है। क्लियर। तो बोन मैरो में ही आरबीसी का निर्माण होता है, साथ ही साथ डब्ल्यूबीसी का निर्माण भी बोन मैरो में ही होता है। इसके अतिरिक्त हमारे शरीर में, राइट, इसके अतिरिक्त मानव शरीर की जो सबसे बड़ी अस्थि है या हड्डी है वो कौन सी होती है, फीमर होती है जो कि जांघ में पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है वो स्टेप्स होती है जो कि कान में पाई जाती है। और हमने ये भी जो है हम पढ़ चुके हैं जंतु ऊतक में कि अस्थि से अस्थि जब जुड़ती हैं तो अस्थियों से जब अस्थियां जोड़ी जाती हैं तो वहां पर लिगामेंट्स पाया जाता है, राइट। और साथ ही साथ मांसपेशी एवं अस्थि के जोड़ को टेंडन कहते हैं। तो अस्थि से अस्थि के जोड़ को लिगामेंट्स और मांसपेशी से अस्थि के जोड़ को टेंडन कहते हैं। ये भी जो है 3 नंबर में पूछे जाने वाले प्रश्न है। हो सकता है 3 नंबर पे टिप्पणी आ जाए लिगामेंट्स की। तो अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाले को क्या कहते हैं, लिगामेंट्स कहते हैं, एवं मांसपेशी एवं अस्थि के जोड़ को क्या कहते हैं, टेंडन कहते हैं। साथ ही साथ हमने ये देखा था कि अस्थियों की सामान्य वृद्धि के लिए विटामिन डी, कैल्शियम, विटामिन डी एवं कैल्शियम जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, राइट। अगर किसी व्यक्ति को विटामिन डी की कमी होती है और अगर बच्चे हैं तो बच्चों में विटामिन डी की कमी से हड्डियां की जो वृद्धि है वो प्रभावित होती है। अर्थात विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक रोग हो जाता है और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया नामक जो है वो रोग हो जाता है। क्लियर। तो ये हमने यहाँ पर अस्थियों के बारे में भी या बोन्स के बारे में भी बहुत अच्छे से समझ लिया है, ठीक है। वहीं जो उपास्थियां होती हैं वो हड्डियों की तुलना में क्या होती हैं, थोड़ी मुलायम होती हैं, जिनके बारे में भी हमने जो है जंतु ऊतक में बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। अब हम यहाँ पर ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम को बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर। तो अब हम यहाँ से जो है मानव कंकाल तंत्र को बहुत ही अच्छे से समझते हैं। तो देखिए ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम, यहाँ पर ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम से 5 नंबर के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि मानव कंकाल तंत्र
क्या होता है और मानव कंकाल तंत्र में अस्थियों की, प्रमुख अस्थियों का विवरण देते हुए मानव कंकाल तंत्र को समझाइए। राइट, या मानव कंकाल तंत्र किन दो प्रमुख अवयवों से मिलकर बना हुआ होता है, इस तरीके के प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं। तो समझते हैं मानव कंकाल तंत्र को। तो देखिए, मानव शरीर में भी गति के लिए एवं मानव के आकार के स्थायित्व के लिए अस्थियों एवं उपस्थियों का जो है ढांचा पाया जाता है, जिसे ही कंकाल कहते हैं। और मनुष्य में भी जो कंकाल होता है वो 206 अस्थियों का बना हुआ होता है। जन्म के समय पर 300 अस्थियां होती हैं, परंतु एक वयस्क अवस्था में जो है मानव का जो कंकाल है वो 206 अस्थियों का एवं कुछ उपास्थियों का बना हुआ होता है। तो मनुष्य का कंकाल तंत्र 206 अस्थियों, बोन्स एवं कुछ उपास्थियों या कार्टिलेजेस का बना हुआ होता है। जो मनुष्य का कंकाल तंत्र है हम इसे दो भागों में बांट सकते हैं। एक क्या हो जाएगा, अक्षीय कंकाल तंत्र, जो कि बिल्कुल क्या होता है, सीधा होता है। और दूसरा हो जाएगा यहाँ पर क्या, उपांगीय कंकाल तंत्र। तो अक्षीय कंकाल तंत्र क्या होता है, जैसे अगर हम देखें तो हमारा शरीर, यहां पर हम समझें, जैसे ये देखिए, तो हमारे शरीर में एक तो जो है कंकाल तंत्र यहां पर इस तरीके से पाया जाता है, ये हमारे सिर से एक जो है वर्टेब्रल कॉलम पाया जाता है, क्लियर। और यहाँ पर जो है फिर क्या पाई जाती है, पसलियाँ पाई जाती हैं, ये हो जाएंगी पसलियाँ। तो ये जो पूरा का पूरा जो सिर हो जाएगा और यहाँ पर जो पसलियाँ हो जाएंगी, ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है, यहाँ पर इतना जो है ये क्या कहलाता है, अक्षीय कंकाल तंत्र कहलाता है। दरअसल ये क्या होता है, सीधा होता है। जैसे ये गर्दन हो जाएगी, उसके बाद में ये पूरा जो है कशेरुक दंड हो जाएगा यहाँ तक, और ये जो ये राइट, और ये जो उपास्थियां हैं ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है, यहाँ पर अक्षीय कंकाल तंत्र कहलाता है। तो दरअसल अगर हम देखें तो ये हमारा सिर से लेकर कमर तक जो है अक्षीय कंकाल तंत्र होता है, क्लियर। ये एक सीधी क्या हो जाएगी, अक्ष हो जाएगी। या हम एक तरीके से अगर हम देखें तो जो मनुष्य है वो कैसा होता है, द्विपार्श्व सम्मित होता है। अर्थात हमारे शरीर में एक अक्ष, अगर हमारे शरीर में एक अक्ष को डाला जाए तो वो अक्ष जो है हमारे शरीर को दो भागों में बांट देती है। तो दरअसल ये जो सीधी एक्सिस होती है इसको ही क्या कहते हैं, अक्षीय एक्सियल कंकाल तंत्र कहा जाता है। और उसके बाद में हमारे हाथ हो जाएंगे, जिसको हम किसी भी दिशा में क्या कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं। तो उपांगीय या टंगा हुआ, तो एक हमारे सिर से लेकर कमर तक जो है वो क्या होता है, अक्षीय कंकाल तंत्र पाया जाता है। क्योंकि ये हमारे शरीर के मुख्य अक्ष को बनाता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, अक्षीय कंकाल कहते हैं। फिर इस मुख्य जो अक्षीय कंकाल है इससे ही जो है हमारे हाथ और पैर क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, इसीलिए इसे अपेंडिकुलर क्या कहते हैं, कंकाल तंत्र कहते हैं, राइट। तो मनुष्य का शरीर जो है दो भागों में विभाजित रहता है, अक्षीय कंकाल तंत्र और क्या हो जाएगा दूसरा, उपांगीय कंकाल तंत्र। तो पहला अगर हम बात करते हैं अक्षीय कंकाल तंत्र की, तो अक्षीय कंकाल तंत्र में कुल 80 अस्थियां पाई जाती हैं। कितनी बोन्स पाई जाती हैं, अक्षीय कंकाल तंत्र में 80 अस्थियां पाई जाती हैं। तो वहीं उपांगीय या अपेंडिकुलर जो कंकाल तंत्र है उसमें 126 अस्थियां पाई जाती हैं। तो 80 अस्थियां पाई जाती हैं अक्षीय कंकाल तंत्र में, उपांगीय कंकाल तंत्र में 126। इन दोनों को जोड़ा जाए तो कितनी हो जाएंगी, 206। तो मानव कंकाल तंत्र में कुल 206 अस्थियां होती हैं। अब अगर मुख्य परीक्षा में कोई प्रश्न लिखने को दिया जाए तो इसके लिए जो जितनी भी महत्वपूर्ण अस्थियां हैं वो कहाँ पर उपस्थित होती हैं, उनका नाम क्या होता है, ये हमको अवश्य ही समझ लेना चाहिए। तो हम यहाँ पर ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम में अब हम जो है हम यहाँ पर अक्षीय कंकाल तंत्र को पढ़ते हैं, क्लियर। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो ये पूरी की पूरी जो है खोपड़ी हो जाएगी, ये गर्दन की नलिकाएं हो जाएंगी, ये रिब्स हो जाएंगी, राइट। ये जो है अक्षीय कंकाल सिस्टम हो जाएगा पूरा, इतना ये यहाँ से अगर हम देखें
तो यहाँ से जो हाथ जुड़ा हुआ है और ये दूसरा अग्र जो है अग्रपाद हो जाएगा, ये और ये पैर ये क्या हो जाएंगे, उपांगीय कंकाल तंत्र हो जाएंगे। क्लियर। तो अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं, सबसे पहला क्या हो जाएगा, अक्षीय कंकाल तंत्र या एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। तो पहली तो क्या हो जाएगी, मुख्य परीक्षा। हमारे शरीर का मुख्य अक्ष बनाने वाले कंकाल को ही क्या कहते हैं, अक्षीय कंकाल कहते हैं। तो मानव शरीर का मुख्य अक्ष बनाने वाले कंकाल को ही अक्षीय कंकाल कहते हैं, राइट। और अक्षीय कंकाल में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 80 होती है। तो इस एक्सियल कंकाल तंत्र में या अक्षीय कंकाल तंत्र में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 80 होती है। अब जैसे अगर ये प्रश्न 5 नंबर में पूछा जाता है तो इसके लिए सबसे पहले यही परिभाषा हो जाएगी कि शरीर का मुख्य अक्ष बनाने वाले कंकाल को अक्षीय कंकाल कहते हैं, राइट। और इसके अंतर्गत सबसे पहली चीज क्या आती है, खोपड़ी, राइट। उसके बाद में क्या हो जाएगा, कशेरुक दंड हो जाएगा, फिर पसलियां हो जाएंगी और चौथी क्या हो जाएगी, उरोस्थी हो जाएगी, जिसको हम इस डायग्राम से यहाँ पर समझते हैं, राइट। तो जो अक्षीय कंकाल तंत्र होता है उसमें 4 महत्वपूर्ण घटक होते हैं। एक तो ये यहाँ पर जो है क्या हो जाएगी, खोपड़ी हो जाएगी, स्कल हो जाएगी, जिसमें कितनी हड्डियां होती हैं, 29 अस्थियां होती हैं। क्लियर। उसके बाद में हमारी जो खोपड़ी है उसके नीचे यहाँ पर जो अगर आप देखें तो ये जो है कशेरुक दंड पाया जाता है और ये कशेरुक दंड जो है इसमें टोटल कितनी अस्थियां होती हैं, तो इसमें होती हैं 26 अस्थियां हो जाएंगी। फिर तीसरे नंबर पर होती हैं रिब्स। तो ये यहाँ पर अगर आप देखें तो ये यहाँ पर ये जो इस तरीके से ये जो है इधर ये 12 जोड़ी रिब्स होती हैं, पसलियां। तो ये हो जाएगी खोपड़ी। तो अक्षीय कंकाल तंत्र में खोपड़ी में 29 हड्डियां होती हैं। फिर दूसरी हो जाएगी क्या, यहाँ पर पसलियां। तो ये हो जाएंगी पसलियां जिनमें 24 हड्डियां होती हैं। फिर ये कशेरुक दंड हो जाएगा और एक और यहाँ पर बचा स्टर्नम, राइट, या जिसको उरोस्थी कहा जाता है। इस पर से भी जो है 3 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। जैसे 3 नंबर में टिप्पणी आ सकती है कि उरोस्थी, तो हम सीधा कह सकते हैं कि उरोस्थी मानव शरीर, मानव कंकाल तंत्र के अक्षीय कंकाल तंत्र की एक अस्थि है जो कि पक्षियों के जो है पसलियों के सामने जब पसलियां जहां पर मिलती हैं वहां पर जो है क्या पाई जाती है, उरोस्थी पाई जाती है। तो अक्षीय कंकाल तंत्र ये अगर हम देखें इनको जोड़ लें तो 80 हो जाएंगी। तो जो अक्षीय कंकाल तंत्र है, अक्षीय कंकाल तंत्र में खोपड़ी, कशेरुक दंड, पसलियां एवं उरोस्थ की जो है अस्थियां आती हैं, जिसमें से खोपड़ी में कितनी होती हैं 29, कशेरुक दंड में 26, राइट। फिर पसलियां होती हैं 24 और एक हो जाएगी स्टर्नम की। टोटल अगर आप ऐड करेंगे तो कितनी अस्थियां हो जाएंगी, 80 अस्थियां हो जाएंगी। अब हो सकता है कि यहाँ पर 3 नंबर में या 5 नंबर में खोपड़ी के बारे में पूछा जाए, तो हम यहाँ पर स्कल के बारे में समझते हैं। देखिए अगला जो लेक्चर है वो हम तंत्रिका तंत्र पर पढ़ेंगे। तो हमारे तंत्रिका तंत्र की सुरक्षा के लिए जो है खोपड़ी पाई जाती है, जिसमें कई हमारे जो है जो है ज्ञानेंद्रियां और मस्तिष्क जो है सुरक्षित रहता है। तो खोपड़ी मानव कंकाल का एक महत्वपूर्ण अवयव होता है और खोपड़ी में 29 क्या होती हैं, अस्थियां होती हैं। अब ये जो टोटल 29 अस्थियां हैं इनमें से 8 अस्थियों से ही क्या बनता है, कपाल बनता है। तो इन जो 29 है 29 हड्डियों में से 8 हड्डियां संयुक्त रूप से मनुष्य के मस्तिष्क को सुरक्षित रखती हैं, जिसको ही क्या कहा जाता है, कपाल कहा जाता है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर ये जो गोल गोल है ये क्या होता है, कपाल होता है, जो कि 8 हड्डियों से मिलकर बना हुआ होता है। तो खोपड़ी में 8 अस्थियां संयुक्त होकर जो है मस्तिष्क को सुरक्षित रखती हैं, अर्थात कपाल का निर्माण करती हैं। तो कपाल में 8 अस्थियां होती हैं, वहीं 14 अस्थियों से जो है हमारा फेस बनता है। तो 14 जो बोन्स होती हैं उससे फेस का निर्माण होता है। फिर 6 हड्डियां कानों में पाई जाती हैं,
3 हड्डियां लेफ्ट कान में हो जाएंगी और 3 हड्डियां क्या हो जाएंगी, दाएं कान में हो जाएंगी। और एक हड्डी होती है जो कि कहां पर होती है, गले में होती है। तो हाइड नामक जो स्वतंत्र हड्डी होती है वो कहां पर होती है, गले में होती है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो खोपड़ी में अगर हम देखें तो यहाँ पर खोपड़ी में या स्कल में टोटल हड्डियां होती हैं 29, जिसमें से कपाल में कितनी होती हैं, 8 हड्डियां होती हैं, राइट। फिर जो चेहरे हैं या जो फेसियल बोन्स हैं उनकी संख्या होती है 14। फिर कान में जो हड्डियां पाई जाती हैं वो कितनी होती हैं, 6। तो टोटल हो गई 28 और एक हो जाएगी हाइड। दरअसल जो हमारे गले का कंठ होता है वही एक स्वतंत्र हड्डी जो हमारे यहाँ पर गले में पाई जाती है कंठ के रूप में, उसको हाइड कहते हैं। तो इस तरीके से खोपड़ी में 29 जो बोन्स हैं ये होती हैं। क्लियर। अब दूसरा हो जाएगा यहाँ पर पसलियां। तो मानव कंकाल में 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं। इसका तात्पर्य ये हुआ कि 24 पसलियां, तो जोड़ी में 12 जो है लेफ्ट साइड और 12 क्या हो जाएंगी, राइट साइड हो जाएंगी। तो मनुष्य में 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं, अर्थात टोटल 24 पसलियां पाई जाती हैं, रिब्स पाई जाती हैं। और अगर हम देखें तो इन रिब्स के अंदर ही यहाँ पर दोनों जो क्या होते हैं, फेफड़े, राइट, इस तरीके से ये, और यहीं पर हमारा जो है क्या होता है, हार्ट अवस्थित होता है, राइट। इसके नीचे अगर आप देखेंगे तो थोड़ा क्या हो जाएगा, पैनक्रियास हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अमाशय हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएंगी, छोटी आंत एवं बड़ी आंत हो जाएंगी। तो जो पसलियां होती हैं ये फेफड़ा, हृदय, अमाशय, राइट, यकृत इत्यादि को क्या करती हैं, सुरक्षा प्रदान करती हैं। तो यहाँ पर जो पसलियां हैं, मनुष्य में 12 जोड़ी पसलियां अर्थात टोटल 24 पसलियां पाई जाती हैं जो कि फेफड़ों तथा हृदय की रक्षा करती हैं। फिर अगली हो जाएगी यहाँ पर स्टर्नम। तो देखिए पसलियां दरअसल जो है वो पीछे से अगर हम देखें तो बीच में क्या होती है, गुहा होती है। तो पसलियां जो हैं वो पीछे कहाँ, कशेरुक दंड से जुड़ी हुई होती हैं। अगर हम देखें तो ये देखिए यहाँ से जो है वो पसलियां क्या हो रही हैं, जुड़ रही हैं। यहाँ से पसलियां जो हैं इस तरीके से, तो जो पसलियां हैं वो पीछे कशेरुक दंड से क्या होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं। अब ये तो पीछे का डायग्राम है, लेकिन आगे कहाँ पर मिल रही हैं तो वो समझिए, ये जो जितनी भी अस्थियां हैं, तो जो पसलियां हैं वो पीछे कशेरुक दंड से जुड़ी हुई होती हैं, और आगे सभी जो पसलियां हैं वो अगर आप देखें तो यहाँ पर एक जो हड्डी है जो कि बिल्कुल हमारी छाती में होती है, यहाँ पर इससे क्या होती है, मिलती है। तो सीधा हम कह सकते हैं कि पसलियों को आपस में जोड़ने वाली अस्थि जो कि वक्ष गुहा में होती है सामने की ओर, उसे ही क्या कहते हैं, स्टर्नम कहते हैं, और यह वक्ष के बीचों बीच होती है, राइट। तो पसलियों में कितनी होती हैं, 24। स्टर्नम कितनी हो जाएगी, 1। खोपड़ी में कितनी हो गई, 29। अब हम जो पढ़ते हैं कशेरुक दंड के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए कशेरुकी प्राणियों में पाए जाने वाला जो कशेरुक दंड होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गन होता है या बहुत ही महत्वपूर्ण अवयव होता है। अगर हम देखें तो जिन जीवों में कशेरुक दंड या वर्टेब्रल कॉलमन पाया जाता है उनको ही किस में बांटा जाता है, कशेरुक प्राणी कहा जाता है। अगर हम देखें जब हमने जीवों का वर्गीकरण पढ़ा था तो जीवों को जो है 2 भागों में बांटा गया था। एक क्या हो जाएगा, कॉर्डेटा संघ हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, नॉन कॉर्डेटा संघ हो जाएगा। अब हमने देखा था कि कॉर्डेटा जो संघ हो जाएगा और क्या हो जाएगा यहाँ पर, नॉन कॉर्डेटा संघ हो जाएगा। तो जो कॉर्डेटा एवं नॉन कॉर्डेटा संघ होता है, कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा, देखिए तो नॉन कॉर्डेटा संघ में वे जीव रखे गए हैं ऐसे जीव जिनके जीवन की किसी भी अवस्था में नोटोकार्ड उपस्थित ही नहीं होता है, उनको ही किस संघ में रखा गया है, नॉन कॉर्डेटा संघ में रखा गया है। फिर ऐसे जीव जिनकी जीवन की किसी भी एक अवस्था में क्या होता है, नोटोकार्ड उपस्थित होता है,
उनको किस में रखा गया है, कॉर्डेटा संघ में रखा गया है। और कॉर्डेटा संघ को फिर 3 भागों में बांटा गया है, राइट। तो कॉर्डेटा संघ में ही आते हैं कशेरुकी प्राणी, अर्थात ऐसे जीव जंतु जिनकी भ्रूणीय अवस्था में, राइट, ऐसे जीव जंतु जिनकी भ्रूणीय अवस्था में ही नोटोकॉर्ड उपस्थित होता है तथा जीवन की वयस्क अवस्था में यही नोटोकॉर्ड काफी अधिक मजबूत होकर ग्रंथिल होकर एक मजबूत हड्डी के रूप में परिवर्तित हो जाता है। उसे ही क्या कहते हैं, कशेरुक दंड कहते हैं, राइट, या उसे ही वर्टेब्रल कॉलमन कहते हैं, जो कि कशेरुकी प्राणियों का एक महत्वपूर्ण क्या होता है, अवयव होता है। क्लियर। और इसी के आधार पर तो जो है वो जीवों का वर्गीकरण किया गया है। इसीलिए हम सीधा कह सकते हैं कि कशेरुक दंड कशेरुक प्राणियों में पाए जाने वाला एक महत्वपूर्ण जो है संरचना होती है या महत्वपूर्ण अवयव होता है। और मनुष्य की पृष्ठ सतह पर मध्य सिर से लेकर, राइट, अगर हम देखें तो यहां पर मध्य सिर से लेकर कमर तक एक लंबी क्या होती है, यहां पर जो है हस्ती पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, कशेरुक दंड कहते हैं। तो मनुष्य की पृष्ठ सतह पर मध्य सिर से लेकर कमर तक एक लंबी, मोटी एवं छड़ के समान अस्थि पाई जाती है, जिसे ही कशेरुक दंड या वर्टेब्रल कॉलमन कहते हैं। क्लियर। तो मनुष्य के मध्य सिर से लेकर कमर तक एक लंबी, मोटी एवं छड़ के समान जो है अस्थि पाई जाती है, जिसे कशेरुक दंड कहा जाता है। और इसकी विशेषता ये है कि ये एक हड्डी से मिलकर नहीं बनता, ये कम से कम जो है अगर हम देखें तो ये 33 अस्थियों से मिलकर बना होता है, परंतु वयस्क अवस्था में इनकी संख्या भी घटकर कितनी रह जाती है, 26 रह जाती है। अर्थात कशेरुक दंड एक हड्डी ना होकर 26 हड्डियों से मिलकर क्या होता है, बना हुआ होता है। अब सोचिए कि ऐसा क्यों है। अगर हम देखें तो ये जो हमारा कशेरुक दंड है, इसके जगह पर अगर हम स्टील की एक सीधी रॉड रख दें, तब भी वो रॉड जितना मानव शरीर वजन उठा सकता है, वो रॉड उतने वजन में क्या हो जाएगी, नव जाएगी। या फिर अगर एक ही हड्डी होती तो ना तो आप क्या होते, नीचे झुक पाते, न पीछे झुक पाते, अर्थात आपका शरीर उतना ज़्यादा गति नहीं कर पाता। इसीलिए जो कशेरुक दंड है वो एक अस्थि ना होकर 26 कशेरुक से बना हुआ होता है, राइट। तो ये जो सभी कशेरुक है, जो कशेरुक दंड है वो कशेरुक से बना हुआ होता है, और सभी कशेरुक जो है उपस्थि जो है कार्टिलेजेस की गद्दियों द्वारा क्या होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं। अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है 26 कशेरुक पाए जाते हैं। जैसे एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, 2 3 4 5 इस तरीके से, और ये सभी क्या हैं, उपास्थियों के द्वारा जुड़े हुए हैं। तो कशेरुक दंड एक अस्थि ना होकर 26 कशेरुक से बना हुआ एक क्या होती है, संरचना होती है, जो कि उपास्थि की गद्दियों द्वारा क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। और चूंकि ये उपास्थि या कार्टिलेजेस की गद्दियों के द्वारा जुड़े हुए होते हैं, इसी वजह से ये क्या होता है, लचीला रहता है। इसी की वजह से हम आसानी से आगे या पीछे की ओर झुक सकते हैं। क्लियर। वहीं अगर हम देखें तो जो कशेरुक दंड होता है, ये गर्दन एवं किसको, धड़ को लचक प्रदान करता है। हम गर्दन को भी आगे पीछे, राइट, या वैसे हमारे धड़ को भी आगे पीछे क्या कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। और इसी वजह से मनुष्य अपनी गर्दन और धड़ को आसानी से किसी भी दिशा में मोड़ सकता है। अब कशेरुक दंड की बात करें तो ये 33 कशेरु या वर्टेब्रल से मिलकर बना होता, परंतु वयस्क अवस्था में इनकी संख्या कितनी रहती है, 26 रहती है। तो इस तरीके से अगर हमने देखा तो अभी तक जो है हमने अक्षीय या अक्षीय कंकाल तंत्र को हम पढ़ चुके हैं, राइट। अक्षीय कंकाल तंत्र वह कंकाल होता है जो कि शरीर के मुख्य अक्ष को बनाता है, जिसमें टोटल कितनी हड्डी होती, 80 हड्डियां होती हैं, राइट। यहाँ पर खोपड़ी में या स्कल में कितनी 29 जो है बोन्स हो जाएंगी। फिर यहाँ पर जो रिब्स है वो कितनी हो जाएंगी, 24। वर्टेब्रल कॉलम में कितनी, 26। तो 26 और 24 50
और 29 कितनी हो गई यहाँ पर 79 और एक क्या हो जाएगी, ये हाइड हो जाएगी। इस तरीके से ये टोटल हम 80 अस्थियों के बारे में पढ़ चुके हैं। क्लियर। अब हम यहाँ पर उपांगीय कंकाल या जो है अपेंडिकुलर जो स्केलेटल सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम, तो जो उपांगीय कंकाल तंत्र है उसके बारे में हम यहाँ पर समझते हैं। तो देखिए, उपांगीय कंकाल तंत्र वह कंकाल तंत्र होता है जो कि अक्षीय कंकाल तंत्र से जुड़ा हुआ होता है। तो शरीर में उपांगीय कंकाल अक्षीय कंकाल से जुड़ा हुआ होता है और इसके अंतर्गत श्रृंखला जो है मेखलाएं आती हैं, साथ ही साथ पाद आते हैं। राइट, क्या हो जाएंगे, लिम्स हो जाएंगी और मेखलाएं। तो उपांगीय कंकाल में मेखलाएं ग्रिडल्स आती हैं तथा पाद या लिम्स पाए जाते हैं। और पाद से तात्पर्य क्या हुआ कि अगर हम देखें तो मनुष्यों के जो हाथ हैं, राइट, मनुष्यों के जो हाथ हैं वो क्या है, अग्रपाद है। तो अग्रपाद हाथ और पश्चपाद क्या हो जाएंगे, पैर। तो जो है उपांगीय कंकाल तंत्र में एक तो मेखलाएं होती हैं और साथ ही साथ पाद होते हैं। तो उपांगीय कंकाल में अगर हम देखें तो जो अंश मेखला होती है, पेक्टोरल ग्रिडल्स में कितनी अस्थियां होती हैं, 4 अस्थियां होती हैं, जिनके बारे में हम डिटेल में बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। क्लेविकल और स्कैपुला हो जाएगी बाईं तरफ और दाईं तरफ, 2 और 2 कितनी हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी। तो अंश मेखला में पेक्टोरल ग्रिडल्स में 4 अस्थियां होती हैं। फिर जो श्रेणी मेखला होती है, पेल्विक ग्रिडल्स, उसमें केवल और केवल 2 अस्थियां होती हैं, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। फिर अग्रपाद अर्थात हमारे हाथ, एक हाथ में 30 हड्डी, दूसरे हाथ में 30 हड्डी, अर्थात टोटल कितनी होती है, 60 बोन्स होती हैं। वैसे ही पश्चपाद मतलब पैर, तो एक पैर में 30 हड्डियां, तो दोनों पैरों में कितनी हो जाएंगी, 60। इस तरीके से अगर आप जोड़ेंगे तो टोटल कितनी हो जाएंगी, 126 हो जाएगा। क्लियर। अब हम यहां पर इनको समझें तो यहां पर देखिए, ये जो है, ये जो हड्डी है इसको ही क्या कहते हैं, क्लेविकल कहते हैं। और पीछे की जो हड्डी होती है ये कहलाती है स्कैपुला। तो ये क्या हो जाएंगी, श्रेणी मेखला हो जाएंगी। हम यहाँ पर क्लियरली समझ ही लेते हैं। तो देखिए, मेखलाएं हो जाएंगी ग्रिडल्स। तो मनुष्य में अग्रपाद एवं पश्चपाद को जो अक्षीय कंकाल तंत्र है उससे जोड़ने के लिए या उसको साधने के लिए 2 चाप पाए जाते हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, मेखलाएं कहते हैं। तो मनुष्य में अग्रपाद हाथ एवं पश्चपाद पैरों को अक्षीय कंकाल से जोड़ने वाले या साधने वाले 2 चाप पाए जाते हैं, उन्हें ही क्या कहते हैं, मेखलाएं कहते हैं या ग्रिडल्स कहते हैं। अग्रपाद की मेखला अर्थात हमारे जो 2 हाथ हैं जो यहाँ पर जुड़े हैं उनको ही क्या कहा जाता है, अंश मेखला कहा जाता है। और पश्चपाद जो कि किससे जुड़े हुए हैं, इधर कमर में जुड़े हुए हैं, उसको श्रेणी मेखला कहते हैं। तो अग्रपाद की मेखला को अंश मेखला और पश्चपाद की मेखला को श्रेणी मेखला कहते हैं। क्लियर। अब हम यहाँ पर जो है अंश मेखला एवं अग्रपाद के बारे में बहुत ही अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पर भी 5 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो अंश मेखला है, राइट, अंश मेखला के बारे में या अग्रपाद के बारे में जो है लिखिए। या फिर मनुष्य के अग्रपाद जो हैं अक्षीय कंकाल तंत्र से कैसे जुड़े हुए होते हैं, समझाइए। राइट, तो हम यहाँ पर समझते हैं। अंश मेखला की बात करें तो मनुष्य में अग्रपादों को अक्षीय कंकाल तंत्र से साधने के लिए जो है अंश मेखलाएं पाई जाती हैं। तो कंकाल तंत्र में अग्रपादों को अर्थात हाथों को अक्षीय कंकाल तंत्र से साधने के लिए, जोड़ने के लिए जो चाप पाए जाते हैं उनको ही हम क्या कहते हैं, अंश मेखला कहते हैं। और अंश मेखला के जो दोनों भाग होते हैं वो अलग अलग होते हैं, क्योंकि एक क्या हो जाएगा, राइट हैंड हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड हो जाएगा। और अंश मेखला के प्रत्येक भाग में 2 अस्थियां होती हैं जिनका नाम है स्कैपुला हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, क्लेविकल हो जाएगा। अब समझिए, यहाँ पर एक जो क्लेविकल है ये यहाँ पर हो जाएगी, त्रिकोणीय अस्थि होती है, और एक जो क्लेविकल है ये यहाँ पर हो जाएगी। तो ये क्या हो गई, 2 क्लेविकल हो गई, एक क्लेविकल 2 क्लेविकल। और यहाँ पर क्या हो जाएगी, कॉलर बोन जिसको हम कहते हैं क्लेविकल, यहाँ पर
ये एक और ये कितनी हो गई, एक। तो इस तरीके से अंश मेखला में, राइट, अंश मेखला में दो अस्थियां होती हैं, स्कैपुला और क्या हो जाएगा, क्लेविकल। तो इसके प्रत्येक भाग में एक चपटी एवं तिकोनी, ये इसकी आकृति आपको दिख रही होगी कैसी है, चपटी एवं तिकोनी। तो यहां पर अंश मेखला में जो चपटी एवं तिकोनी अस्थि होती है उसको ही क्या कहते हैं, स्कैपुला कहते हैं। और आगे वाला जो मोटा भाग होता है वही क्या कहलाता है, क्लेविकल से जो है जुड़ा हुआ होता है। तो क्लेविकल जो अस्थि है वो इधर आगे पाई जाती है, जिसको कॉलर बोन भी कहते हैं। तो इस तरीके से अंश मेखला में अस्थियों की संख्या कितनी हो गई, 4, राइट। 2 क्लेविकल लेफ्ट राइट, और 2 क्या हो जाएंगी, ये स्कैपुला हो जाएंगी, ये स्कैपुला हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी, क्लेविकल हो जाएगी। तो टोटल अंश मेखला में कितनी अस्थियां हो गई, 4। अब इसके बाद में अगर हम बात करें तो इसी सिरे पर एक गोल गड्ढा होता है जिसको क्या कहते हैं, ग्लीनाइड गुहा कहते हैं। और इसी ग्लीनाइड गुहा में ह्यूमरस का जो है सिर जुड़ा हुआ होता है। ह्यूमरस हड्डी कौन सी होती है, ये होती है, राइट। तो ये हो जाएगी यहाँ पर ह्यूमरस की हड्डी। तो यहाँ पर एक गड्ढा होता है, इसी गड्ढे में जो है ह्यूमरस की हड्डी क्या होती है, जुड़ी हुई होती है। तो ये भी आप जो है याद रखें, ग्लीनाइड जो गुहा होती है उसी गुहा में यहाँ पर जो है ह्यूमरस की हड्डी जो है जुड़ी हुई होती है। तो एक यहाँ पर ह्यूमरस की हड्डी हो जाएगी। इसके अलावा रेडियस और उल्ना हो जाएगी, जिसको अल्ना भी बोलते हैं। तो ये हो जाएगी यहाँ पर रेडियस, राइट, और ये हो जाएगी अल्ना, अल्ना, और ये हो जाएगी रेडियस हो जाएगी। तो यहां पर ह्यूमरस की एक हड्डी हो गई, राइट, एक अल्ना की हड्डी हो गई, और एक किसकी हो गई, रेडियस की हो गई। अब उसके बाद में यहां पर आ जाएगा कार्पल्स, राइट। कार्पल्स को ही क्या कहते हैं, कलाई कहते हैं। तो मनुष्य की जो कलाई है उसमें 8 हड्डियां हो जाएंगी। तो यहां पर क्या हो जाएगी, कलाई हो जाएगी, 8 हो जाएंगी। फिर ये जो क्या हो जाएगा, पंजा हो जाएगा, 5 अस्थियां। और फिर ये जो हो जाएंगी, ये क्या हो जाएंगी, अंगुलियां हो जाएंगी। तो अंगुलियों में कितनी अस्थियां होती हैं, 14, राइट। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो यहां पर इनके जो अंग्रेजी नाम है आप वो भी याद रखें, क्लियर। हाँ, तो एक ह्यूमरस होती है, एक रेडियस, एक अल्ना हो जाएगी, 8 कार्पल्स। कार्पल्स का मतलब क्या हो जाएगी यहाँ पर, कलाई। मेटाकार्पल्स मतलब क्या हो जाएगी, हथेली। और फेलेंजस अर्थात क्या हो जाएंगी, 14 क्या हो जाएंगी, अस्थियां हो जाएंगी। अगर आप देखें तो 1, 2 और 3 कितनी हो गई, 3 हो गई। फिर और 8, 8 3 हो गई 11, 11 और 5 कितनी हो गई, 16, 16 में अगर आप 14 जोड़ेंगे तो 16 और 4 20 और 10 कितनी हो जाएंगी, 30। तो इस तरीके से एक पूरे के पूरे हाथ में यहां से लेकर यहां तक टोटल कितनी अस्थियां हो गई, 30, और 30 इस हाथ में हो जाएंगी। तो टोटल कितनी हो गई यहां पर, 60। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो अंश मेखला में कितनी अस्थियां हो गई, 60, क्लियर। और 4 ऊपर। अब हम यहां पर जो है तो ये आपको समझ में आ गई, 8 कार्पल्स, फिर 5 मेटाकार्पल्स और 14 क्या हो जाएंगी, फेलेंजस, अंगुलियां हो जाएंगी, क्लियर। चलिए अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं श्रेणी मेखला के बारे में या पश्चपाद के बारे में। तो पेल्विक ग्रिडल या हिंड लिम्स के बारे में समझते हैं। तो देखिए, मनुष्य की जो श्रेणी मेखला होती है, मनुष्य की श्रेणी मेखला जिससे पश्चपाद जुड़े हुए होते हैं वह 3 हड्डियों से मिलकर बनी हुई होती है। क्या हो जाएगी, इलियम हो जाएगी, राइट, इस्चियम हो जाएगी और प्यूबिस हो जाएगी। परंतु ये तीनों की तीनों जो अस्थियां हैं ये आपस में मिली हुई होती हैं, राइट। और ये कहां पर होती हैं, ये अगर आप देखें तो ये जो पूरा का पूरा जो है ये 3 अस्थियों से, ये प्यूबिस हो जाएंगी, राइट, ये इलियम हो जाएगी और ये जो है बीच की हड्डी। तो इस तरीके से ये 3 अस्थियां हो जाएंगी, ये। लेकिन ये जो पूरा का पूरा भाग है ये आपस में क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है।
क्लियर। तो यहाँ पर ये जो है इसकी दो अस्थियां हो जाएंगी। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पर ये जो इलियम है, राइट, इस्चियम है, और क्या हो जाएगी, प्यूबिस हो जाएंगी। ये 3 प्रकार की अस्थियों का बना हुआ होता है, लेकिन ये आपस में क्या होता है, जुड़ी हुई होती हैं, इसलिए इसकी काउंटिंग एक होती है, एक बाईं तरफ और एक दाईं तरफ। इस तरीके से अगर हम देखें तो जो श्रेणी मेखला है, श्रेणी मेखला में बॉन्ड्स की संख्या कितनी हो जाएगी, केवल और केवल 2 हो जाएगी। क्लियर। चलिए, अब उसके साथ ही मनुष्य के पश्चपाद में या पैर में फिर कितनी हड्डियां होती हैं, 30 हड्डियां होती हैं। एक फीमर, टिबिया, फिबुला, राइट, जो है टार्सल्स हो जाएंगी, मेटाटार्सल्स हो जाएंगी, राइट। अगर हम इसी डायग्राम में समझें, इसमें समझते हैं, देखिए यहां पर अगर हम देखें तो ये तो क्या हो जाएंगी, 2 हड्डियां हो जाएंगी, ये 2 अस्थियां हो गई। अब उसके बाद में ये कौन सी हो जाएगी, फीमर हो जाएगी। एक क्या हो जाएगी, टिबिया हो जाएगी। फिर एक क्या हो जाएगी, यहां पर फैबुला हो जाएगी, राइट। और इसके साथ ही यहां पर टार्सल्स हो जाएंगी या एडी। टार्सल्स यहां पर अगर हम देखें तो यहां से समझिए, ये हो जाएगी टार्सल्स। टार्सल्स में कितनी हो जाएंगी, 7। फिर ये हो जाएंगी मेटाटार्सल्स, 5। और ये क्या हो जाएंगी, फ्लेंजेस हो जाएंगी, कितनी, 14। हाँ, चलिए, तो इस तरीके से अगर हम देखें तो इस डायग्राम में बताना था दरअसल मुझे, ये हो जाएगी फीमर, 1 हड्डी हो जाएगी, राइट। ये क्या हो जाएगी, टिबिया हो जाएगी, ये फैबुला हो जाएगी, ये यहाँ पर टार्सल्स, ये मेटाटार्सल्स, और ये हो जाएंगी फ्लेंजेस, कितनी, 14 हो जाएंगी। तो इस तरीके से 1, 2 और ये हो गए 3। फिर टार्सल्स कितनी हो जाएंगी, 7। मेटाटार्सल्स यहाँ पर हो जाएंगी 5, और ये कितनी हो जाएंगी, 14। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है फिर जो है पूरी की पूरी जो है अस्थियों की जो है संख्या यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो हमने यहाँ पर जो है समझा भी। देखिए, अंश मेखला में कितनी अस्थियां होती हैं, 4 अस्थियां होती हैं, राइट। 4 अस्थियां, एक स्कैपुला और क्लेविकल, तो 2 लेफ्ट में 2 राइट में, 4 ये हो जाएंगी। वहीं जो श्रेणी मेखला है उसमें केवल और केवल कितनी होती, 2 अस्थियां होती, तो 4 और 2 6। वहीं फिर अब जो अग्रपाद है, 30 लेफ्ट में, 30 हाथ में, राइट। तो टोटल हाथों की उंगली जो अस्थियां हो जाएंगी वो 60। वहीं पैरों की अस्थियां 60, तो 60 और 60 120, और 6 कितनी हो गई, 126 हो गई। और जो अक्षीय कंकाल है उसमें कितनी होती हैं, 80 होती हैं। तो टोटल जोड़ेंगे तो ये कितनी हो जाएंगी, 2, राइट, 206। 126 प्लस का 80, 206 अस्थियां। और इस तरीके से हमने जो है पूरा का पूरा कंकाल तंत्र को बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया है और समझ लिया है, राइट। अब अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।